हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2024 के पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर पीओसी, दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट दिया है हमें पॉलीथीन प्रिपरेशन, जिसमें कि यूज़ किया है TiCl4 AlCH3 थ्राइस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पॉलीथीन, जब हम इथीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो TiCl4 का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में आयरन कंटेनिंग कंपाउंड का यूज होता है, ये भी सही है। थर्ड इज वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस में वेकर्स प्रोसेस में वेकर्स प्रोसेस में कौन यूज होता है? PdCl2 का यूज होता है, PtCl2 का नहीं। तो यही क्या होगा? इनकरेक्ट पेयर होगा। पॉलीथीन के लिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट बिल्कुल सही है। हेबर्स के लिए आयरन भी सही है। और फोटोग्राफी में AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। तो बाकी तीनों करेक्ट मैच है। इनकरेक्ट मैच ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। नेक्स्ट इज द टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वॉलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंसेस। तो स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ steam volatile substances that are immiscible in water. Steam distillation given है हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, hence ऑप्शन नंबर फर्स्ट will be the correct answer. Okay, next is chromatographic techniques based on the principle of differential adsorption is or are. Column chromatography, thin layer, paper. Choose the most appropriate answer from the given options below. तो जब हम बात कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जिसमें कौन से प्रिंसिपल बेस्ड हो? एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो। तो उसके लिए इन गिवन तीनों में से हमारे पास दो क्रोमेटोग्राफी सुटेबल रहेंगी। कौन कौन सी? एक तो कॉलम एंड एक थिन लेयर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों के प्रिंसिपल पर बेस्ड रहती हैं। ये एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड रहती है। हेंस ए एंड बी गिवन है हमें ऑप्शन नंबर फोर्थ में। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Which among the following purification methods is based on the principle of solubility? जब solubility की बात करते हैं, solubility के प्रिंसिपल पर बेस्ड हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो टेक्निक है वो बेस्ड रहती है किस पर? सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पर। हेंस ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड? अभी अभी पीछे हमने किया, ये पीछे वाला ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन का जो प्रिंसिपल है किस टेक्निक में देखा जाता है? क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में देखा जाता है। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन दैट इज क्रोमेटोग्राफी करेक्ट हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज कर सकते हैं।
Okay, next is question number 6, match the following. So A में दिया है डिस्टिलेशन, लिस्ट 1 में टेक्निक्स है, लिस्ट 2 में क्या है एप्लीकेशंस है, तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा किसका करेक्ट है। तो डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट डाई, एनिलीन वाटर मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल, फ्रैक्शन से नो। हम डिस्टिलेशन से क्या सेपरेट कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, एनिलीन। तो ए का मैच हो जाएगा 4th, chloroform and aniline can be separated by distillation. नेक्स्ट बी में क्या दिया है हमें, बी में दिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको तो सीधा सीधा आंसर गिवन है, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल फ्रैक्शन। तो क्रूड ऑयल का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल फ्रैक्शंस by fractional distillation. Next is C, steam distillation. स्टीम डिस्टिलेशन किसका कर सकते हैं, एनिलीन एंड वाटर मिक्सचर का। तो सी का मैच हो जाएगा 2nd, स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं एनिलीन एंड वाटर मिक्सचर का। क्यों, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ओके, लास्ट वन इज डी, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जिसका एक ही बच गया, फर्स्ट सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल। सो डी का मैच हो जाएगा फर्स्ट, ए का 4, बी का 3, सी का 2nd एंड डी का 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Next is question number 7. The fragrance of flowers is due to the presence of some steam volatile organic compound called essential oils. These are generally insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapors in vapor phase. A suitable method for extraction of these oils from the flower is. तो इनका जो ये सेपरेशन है हम किससे कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है हमें स्टीम डिस्टिलेशन, हेंस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. In Gildahl's method for estimation of nitrogen, CuSO4 act as catalytic reagent. किसकी तरह एक्ट करता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 किसकी तरह एक्ट करता है, कैटालिटिक एजेंट की तरह एक्ट करता है। कैसे रहती है इसकी रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस H2SO4, इसमें डालें हम CuSO4 एज अ कैटलिस्ट और कैटालिटिक रिएजेंट, जिससे हमें क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट। इससे हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने का मेथड है, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन का टेस्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following nitrogen containing compound does not give Lejangne's test, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एली टेस्ट भी कह देते हैं। तो चारों ऑप्शंस में से जो हाइड्राजीन है NH2, ये हमें एली टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, because hydrazine have no carbon, so does not give
Early test, Lagrange's test. Hence option number 4 is correct. Next is question number 10. When MnO2 and H2SO4 is added to a salt A, the greenish yellow gas liberated as salt A. ओके, तो इसमें रिएक्शन लिखते हैं। MnO2 और H2SO4 को हमने ऐड किया किसके में, एक सॉल्ट है A में, जिसके बाद हमें क्या मिलती है, ग्रीनिश येलो गैस मिलती है। वो ग्रीनिश येलो गैस किसकी होती है, वो होती है क्लोरीन की, Cl2 की, ग्रीनिश येलो। और ये रिएक्शन किसके साथ होती है, ये रिएक्शन होती है अमोनियम क्लोराइड के साथ। वो सॉल्ट कौन है, वो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, जिससे हमें और क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, MnSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस ग्रीनिश येलो गैस, दैट इज क्लोरीन गैस। तो सॉल्ट पूछा है हमसे, सॉल्ट कौन है, वो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। दैट सॉल्ट इज NH4Cl। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. द एड्सॉर्बेंट यूज्ड इन एड्सॉर्प्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की जब हम प्रोसेस करते हैं तो एक ग्लास प्लेट लेते हैं, उसको डिप करते हैं किसके अंदर, सिलिका जेल के अंदर। सिलिका जेल के अंदर डिप करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम पॉइंट्स लगाते हैं, फिर चेक करते हैं कौन से जो हमने डॉट्स लगाई हैं उसमें किसने कितना रन किया है, डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर RF निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हम एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं, एड्सॉर्बेंट यूज्ड, वो कौन होता है, वो होता है सिलिका जेल। वो सिलिका जेल होता है। ओके, द एड्सॉर्बेंट यूज्ड इन एड्सॉर्प्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी सिलिका जेल। ओके, अदर ऑप्शंस भी दिए हैं, एल्यूमिना, क्विकलाइम एंड मैग्नीशियम। तो सिलिका जेल तो हम मोस्ट प्रेफरेबली यूज करते ही करते हैं, साथ में एल्यूमिना का भी यूज कर सकते हैं, साथ में एल्यूमिना का भी यूज कर सकते हैं। सो ये दोनों अप्रोप्रिएट हो जाएंगे। क्विकलाइम यूज नहीं होता है, मैग्नीशिया भी यूज नहीं होता है। सो A and B, these two can be used as adsorbent. Option number 3rd. Next is while preparing crystals of Mohr salt, dilute H2SO4 is added to a mixture of ferrous sulfate and ammonium sulfate. Before dissolving this mixture in water, dilute H2SO4 added here to. तो dilute H2SO4 जो हमने ऐड किया उसका फंक्शन क्या था, क्यों ऐड किया हमने, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट, to prevent the hydrolysis of ammonium sulfate, to make the medium strongly acidic, to increase the rate of formation of crystal. किसके लिए यूज करते हैं हम dilute H2SO4, ताकि जो फेरस सल्फेट है उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो जाए, to prevent the फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट दे दिया, to prevent the hydrolysis of ferrous sulfate। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट गिवन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो मल्टीपल स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट मार्क करनी है। ग्लिसरॉल इज प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन बिकॉज इट डिकम्पोजेज एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल ही सही गिवन है, अभी पीछे भी किया है हमने मैच द फॉलोइंग में। सेकंड क्या है, एनिलीन कैन बी प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन एज एनिलीन इज मिसिबल इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट दी है, क्योंकि एनिलीन जो है वो वाटर में मिसिबल नहीं होता। एनिलीन इज इममिसिबल इन वाटर।
एनिलीन इज इमिसिबल इन वाटर। तो बी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड इज इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल वाटर मिक्सचर बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बिकॉज इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप्स, करेक्ट है। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इज रिमेन्ड सेम। तो ए सी एंड डी तीनों करेक्ट है, बी इज इनकरेक्ट, तो हमें इनकरेक्ट वाली मार्क करनी थी। सो ए सी एंड डी आर गिवन इन ऑप्शन नंबर सेकेंड। Next is question number 14. During the detection of acidic radicals present in a salt, a student gets a pale yellow precipitate soluble with difficulty in NH4OH ammonium hydroxide solution. When sodium carbonate extract was first acidified with dilute HNO3, then AgNO3 solution was added. This indicates presence of AgNO3 ऐड किया है, यानी कि कोई ना कोई पीपीटी बनी होगी। अब कौन सी पीपीटी बनी होगी वो हमको आइडेंटिफाई करना है। अगर AgI की पीपीटी बनती है तो कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है पीपीटी का। अगर AgCl की पीपीटी बनती है तो कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है प्रेसिपिटेट्स का। और अगर AgBr की पीपीटी बनती है तो पेल येलो कलर होता है प्रेसिपिटेट्स का। तो कैसा कलर होता है, पेल येलो कलर होता है प्रेसिपिटेट्स का। तो इसमें हमको हिंट दिया है कि कैसा कलर मिला है हमें, पेल येलो प्रेसिपिटेट्स मिले। अब पेल येलो कलर है Br आयंस की वजह से, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, Br ब्रोमाइड आयंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. The correct statement among the following for a chromatography purification method is. तो सारों में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रन फास्टर देन सॉल्वेंट इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, जो कि क्या है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड इज नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट टॉप एंड पोलर कंपाउंड्स कम डाउन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या कह रहा है, RF ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज सिमिलर देन दैट ऑफ अ नॉन पोलर कंपाउंड, जो कि करेक्ट है। फोर्थ इज RF इज एन इंटीग्रल वैल्यू, अगेन इनकरेक्ट है। तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, जो कि क्या कह रहा है, नॉन पोलर compounds are having higher value of RF than that of polar compounds. RF value of polar compound is smaller than that of non-polar, यानी कि नॉन पोलर की क्या रहेगी, हायर रहेगी, हेंस नॉन पोलर कंपाउंड्स आर हैविंग हायर वैल्यू ऑफ RF देन दैट ऑफ पोलर कंपाउंड्स। So option number 3 will be the correct. Okay, next is question number 16. Question number 16 क्या कह रहा है, in qualitative test for identification of presence of phosphorus, the compound is heated with an oxidizing agent which is further treated with nitric acid and ammonium molybdate respectively. The yellow colored precipitate obtained is. तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी, किसके लिए है, फोस्फोरस की प्रेजेंस के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो फोस्फोरस कहाँ मिलेगा हमें, या तो फोस्फेट आयंस में होगा, ठीक है, या फिर HPO4 माइनस आयंस में मिलेगा। इसके अंदर हमें क्या डालना है, अमोनियम मोलिब्डेट डालना है, NH4 ammonium molybdate heated with which is further treated with नाइट्रिक एसिड। इसमें और क्या डाला हमने, नाइट्रिक एसिड भी डालेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन होने पर क्या होगा, एक येलो पीपीटी मिलेगी, और वही येलो पीपीटी कौन सी होगी वो हमें बताना है। वो येलो पीपीटी होगी NH4 thrice PO4 डॉट 12 MOO3। ये कैसे कलर की पीपीटी होती है, कैनरी येलो कलर की पीपीटी होती है।
कैनरी येलो कलर की पीपीटी होती है, जो कि करेक्ट गिवन है हमें ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें डिफरेंट टेस्ट गिवन है और हमें बताना है कि किस कंपाउंड्स के लिए ये यूज होते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो फर्स्ट इज बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट किसके लिए होता है? अनसैचुरेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। बेयर्स टेस्ट टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन। सो ए का मैच हो जाएगा 4th। बी इज सेरिक अमोनियम टेस्ट, जो कि किसके लिए यूज होता है? एल्कोहलिक OH ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट टू आइडेंटिफाई OH एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहलिक OH ग्रुप। बी का मैच हो जाएगा 3rd। सी इज थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट, जिसमें हम क्या देखते हैं? कपलिंग रिएक्शन देखते हैं। किसके लिए यूज होता है? फिनोल के लिए यूज होता है। सो फिनोल गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में। सी का मैच हो जाएगा 1st। लास्ट बचा डी, शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट किसके लिए यूज होता है? एल्डिहाइड्स के लिए। सो डी का मैच हो जाएगा 2nd। ए का 4, बी का 3, A4, B3, C1, D2। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट मैच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। मेथड्स यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन। किस किस चीज पर बेस्ड होते हैं? एक तो कंपाउंड के नेचर पे, ऑन नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटी है, एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट। सो किसमें करेक्ट गिवन है? नीदर ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड नॉर ऑन इम्प्योरिटी। ना ही नेचर पे ना ही इम्प्योरिटी पे, तो फिर पता किससे चलेगा? सेकेंड कह रहा है नेचर ऑफ कंपाउंड ओनली। नो, नेचर ऑफ कंपाउंड एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो दोनों फैक्टर्स हैं, तो 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4th में भी सिर्फ एक ही मेंशन किया, इम्प्योरिटी नहीं। हमको तो दोनों चीजें देखनी है, नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, इम्प्योरिटी कितनी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। 19 में हमसे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट इज रिगार्डिंग द प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ टाइट्रीमेटिक एनालिसिस, इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म, करेक्ट है। सेकेंड इज इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर, ये भी करेक्ट है। थर्ड इज इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक एंड should react with another chemical instantaneously and stoichiometrically। तो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, बोल रहा है इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक, तो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है हमारा, प्राइमरी स्टैंडर्ड, वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, बोल रहा होना चाहिए। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इट शुड बी रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, सही है, करेक्ट है। और फिफ्थ बोल रहा है KMnO4 एंड NaOH कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। KMnO4 और NaOH प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड में यूज होते हैं। KMnO4 and NaOH use as secondary standard, secondary standard, not in primary standard. So C और E जो है वो दोनों incorrect है, hence option number 4th will be correct. Okay, next question number 20.
अगेन टेस्ट गिवन है एंड ऑब्जर्वेशंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होगा. फर्स्ट इज Br2 वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या करता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन. इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन. किस चीज के लिए टेस्ट है ये? अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट है. और इसके अंदर हमें कलर क्या मिलता है? रेडिश ऑरेंज, in which रेडिश ऑरेंज कलर, जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो वो कलर क्या करता है? हट जाता है. तो रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर्स. ठीक है. सेकेंड बी में क्या दिया है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट. तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट अभी हमने किया, किसके लिए होता है? एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप के लिए होता है. तो इससे हमें क्या पता लगता है? अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें रेड कलर मिल जाता है. OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें रेड कलर देखने को मिल जाता है फॉर द पॉजिटिव टेस्ट. सी में क्या है? FeCl3 फेरिक क्लोराइड टेस्ट है. FeCl3 किसके लिए होता है? फिनोल के लिए होता है. और अगर फिनोल प्रेजेंट है तो हमें वॉयलेट कलर दिखेगा. फिनोल एंड हमें वॉयलेट कलर देखने को मिलता है. D is 2,4 DNP टेस्ट. 2,4 डायनाइट्रोफिनोल टेस्ट किसके लिए होता है? इट इज फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन. दिस इज फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. और इसके अंदर हमें कैसा कलर देखने को मिल सकता है? रेड, येलो, ऑरेंज. इसके अंदर हमें रेड, ऑरेंज, येलो कलर देखने को मिल सकते हैं अगर एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट हो तो. ए का मैच हो जाएगा, रेड और ऑरेंज कलर डिसअपियर होता है. ए का मैच हो जाएगा 2. सेरिक अमोनियम टेस्ट के लिए अगर अल्कोहल होगा तो रेड कलर हमें दिखेगा, तो बी का मैच हो जाएगा 3, रेड कलर अपीयर. सी है फेरिक क्लोराइड टेस्ट. फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनोल के लिए होगा तो क्या दिखेगा? हमें वॉयलेट कलर दिखता है. सो ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट और रेड कलर अपीयर्स. फोर्थ में करेक्ट गिवन है. और D24 DNP टेस्ट जिसके अंदर येलो, ऑरेंज और रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स हमें दिख जाएंगे. सो A2, B3, C4, D1 ऑप्शन नंबर सेकेंड में करेक्ट गिवन है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. On a thin layer chromatographic plate, an organic compound moved by 3.5 centimeter, while the solvent moved by 5 centimeter. So solvent का movement है 5 centimeter, hence solute का या जो compound हमने लिया उसका movement है 3.5 centimeter. हमको क्या बताना है? रिटार्डेशन फैक्टर यानी कि RF फैक्टर बताना है. तो RF फैक्टर कैसे होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट का डिस्टेंस है 3.5 एंड सॉल्वेंट का 5 गिवन है. तो ये आएगा 7 into 10 raised to power minus 1. So answer will be 7 क्योंकि 10 raised to power minus 1 already given है. Okay, next is question number 22. Following Geldar's method, 1 gram of organic compound released ammonia that neutralized 10 ml of 2 molar H2SO4. The percentage of nitrogen in the compound. तो हमको नाइट्रोजन की परसेंटेज बतानी है. सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं. मोल्स ऑफ H2SO4. अब मोलारिटी दी है और वॉल्यूम दी है. M इज इक्वल्स टू होता है N/V, तो हमको N निकालना है. N इज इक्वल्स टू M इंटू V, तो M इंटू V कर देते हैं. 2M इंटू 10 ml है तो इसको कन्वर्ट कर दो किस में? लीटर में.
0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.02 मोल्स। ठीक है, 0.02 मोल्स आ गए। अब 1 मोल H2SO4 जो है वो 2 मोल अमोनिया को बनाता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 0.02 मोल्स ऑफ H2SO4 हैं तो वो 2 × 0.02 मोल्स अमोनिया बना रहे होंगे, यानी कि 0.04 मोल्स ऑफ अमोनिया इसमें बन रहा होगा। अब उसी में से हमको क्या निकालनी है, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो मोल्स हमको पता चल गए, मोल्स कितने हो गए नाइट्रोजन के 0.04, इसका मास निकाल लेंगे। गिवन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो आ जाएगा 0.04 मोलर मास होता है 14, ये आ जाएगा 0.56। अब हमको परसेंटेज बतानी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.56 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 56%। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी, 56% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग द गिवन फिगर्स द रेशियो ऑफ आरएफ वैल्यूज ऑफ अ सैंपल ए एंड सैंपल सी इज। तो हमको आरएफ वैल्यूज का रेशियो बताना है, किसके लिए, आरएफ ऑफ ए एंड आरएफ ऑफ सी, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो पहले तो ए के लिए देखते हैं। ये होगी हमारी बेसलाइन। सैंपल ए ने कितना ट्रैवल किया 5 सेंटीमीटर, बी ने कितना किया 6.5, सी ने कितना किया 10 सेंटीमीटर और सॉल्वेंट ने कितना किया 12.5। तो पहले आरएफ और ए निकाल लेते हैं। वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो ए ने कितना ट्रैवल किया है, ए ने ट्रैवल किया है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट ने किया है 12.5 सेंटीमीटर। जिसको सॉल्व करेंगे और आर एफ बी ने कितना किया है, बी के सैंपल ने 6.5 किया है और सॉल्वेंट ने 12.5 किया है। तो ए बाय बी कर देते हैं, बी नहीं, हमें सी के लिए बताना है। सी के लिए बताना है तो बी का तो काम नहीं है, चलो वैसे ही लिख दिया बी के लिए। सी के लिए बताना है तो सी के सॉल्यूट ने किया है 10 डिवाइडेड बाय 12.5। तो हम आर एफ ए बाय सी निकाल लेते हैं। आर एफ ए बाय सी, ए है 5 बाय 12.5 और सी है 10 बाय 12.5। तो 12.5 12.5 कैंसिल, यह आ जाएगा 5 बाय 10 विच इज 1 बाय 2। ठीक है, और 1 बाय 2 को सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 0.5 और 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। ओके, 10 रेज़ टू पावर -2 में बताना, तो इसको लिख दो 0. इसके जगह लिख देते हैं 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 50। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग टेस्ट फॉर ग्रुप 4 केटायन। केटायन प्लस H2S गिव्स अ ब्लैक प्रेसिपिटेट प्लस बाय प्रोडक्ट। ए जो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बना, इसको फर्दर रिएक्ट कराया हमने एक्वस रीजिया से, जिससे मिला B प्लस NaCl प्लस S प्लस H2O। फिर B को रिएक्ट कराया KNO2 से प्लस एसिटिक एसिड, जिससे मिला C। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स C। तो C के लिए हमें बताना है, Bm बताना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले तो रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है किसके साथ बनता है, जब हम कोबाल्ट के साथ सल्फाइड का रिएक्शन कराते हैं। तो CO2 प्लस H2S ये देगा हमें COS, जो कि क्या होगा ब्लैक PPT होगा, और इसको मार्क किया है A। दिस इज A। फर्दर इसी A को रिएक्ट कराएंगे किससे, एक्वा रीजिया से।
इसको रिएक्ट कराएंगे एक्वा रिजिया से, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस के एक्वस आयंस प्लस NOCl प्लस S प्लस H2। तो इसमें इसे मार्क किया गया है B, CO2 प्लस आयंस को मार्क कर दिया B। अब फर्दर इस B को हमने रिएक्ट कराया KNO2 एंड एसिटिक एसिड से, जिसके बाद हमें मिलेगा प्रोडक्ट C। प्रोडक्ट C कौन है, K3CO NO2 6 प्लस और भी बाई प्रोडक्ट्स रहेंगे NO प्लस S प्लस H2। तो हमको क्या बताना है, जो ये हमारा प्रोडक्ट C बना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट बता देते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट C हमें मिला K3CO NO2 6। ठीक है, इसमें कोबाल्ट का पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पे +3। ये +3, ये -3 और ये -6 और ये +3, तो बाहर -3। कोबाल्ट पे आ गया +3, +3 पे कोबाल्ट किस पे होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे होगा। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर होगा। तो ये इनर है, इनर d ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, पेयर्ड में होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी बचा नहीं होगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हेंस n इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम Bm निकालेंगे, Bm की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। Bm इज इक्वल्स टू √n + 2। तो जब n ही 0 है तो पूरा का पूरा Bm ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। The given TLC, the resistance of spot A and B are 5 and 7 from the bottom TLC plate, respectively RF value of B is this much times more than that of A, the value of X बताना है हमें। ठीक है, RF निकाल लेते हैं पहले। तो RF A का, A के लिए RF तो RF A ने कितना ट्रैवल किया है, 5 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है, लेकिन हमने बॉटम लाइन कितने की रखी है, 1 की रखी है। तो 5 - 1 यानी कि टोटल सॉल्यूट ने कितना ट्रैवल किया, 4 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। और हम सॉल्वेंट देखें तो सॉल्वेंट ने टोटल कितना ट्रैवल किया है, टॉप तक टोटल 10 है। तो 1 और 1 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे, तो 10 - 2 ये हो जाएगा 8। दिस विल बी 4/8। RF निकाल लेते हैं B का। B के लिए दिया हुआ है हमें, B ने कितना ट्रैवल किया है, 7 में से अगेन नीचे वाला 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे और सॉल्वेंट वही सेम रहेगा 10 - 2, तो यह आ जाएगा 6/8। ओके, ये सॉल्व करके आएगा 1/2, ये सॉल्व करके आ जाएगा 3/2। तो हमको क्या बताना है कि जो RF वैल्यू है B की वो कितने टाइम्स मोर देन है किससे, RF वैल्यू ऑफ A से। सो RF B अपॉन RF A, B है 3/2 और A है 1/2। सो RF B is 3 times RF B is equals to 3 times into RA। ओ, ये आएगा 3/4, क्या जाएगा 3 पे और 4 पे कैंसिल होगा और ये 1 पे 2 पे, तो ये होगा 3/4। ओके, ये कैंसिल जाएगा 2 पे, सो 3/2 या फिर हम लिख दे
1.5 टाइम्स ऑफ RFA। ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻1 में पूछा तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻1 टाइम्स ऑफ RF ऑफ A। तो x की खाली वैल्यू हमको पता चल जाएगी ओनली 15। सो x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है? इन द गिवन TLC द रेजिस्टेंस ऑफ स्पॉट A एंड B आर 5 and 7 फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, बॉटम से दिया हुआ है हमें डिस्टेंस, तो हमें RF वैल्यू ऑफ B कितने टाइम्स है RF वैल्यू ऑफ A के वो बताना है। तो पहले तो RF निकाल लेते हैं, RF ऑफ B, RF ऑफ A, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट। तो अगर हम देखें A का डिस्टेंस टोटल कितना है? टोटल है 5, जिसमें से बॉटम लाइन से नीचे 1 सेंटीमीटर है, तो 5 - 1 कर देंगे, 5 - 1 कर देंगे। और टोटल सॉल्वेंट के लिए देखें हम तो 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे हमको दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? ऊपर से 1 माइनस, नीचे से 1 माइनस, और टोटल है 10, तो 10 - 2 8, ये आ जाएगा 4/8। RF B निकालेंगे तो B दिया हुआ है हमको 7, बट 7 में से 1 सेंटीमीटर नीचे वाला एक्स्ट्रा है बॉटम लाइन से, तो इसको माइनस करेंगे, 7 - 1, और सॉल्वेंट तो सेम 10 - 2, यह आ जाएगा 6/8। हमको बताना है B कितने टाइम्स होगा A के, तो RF/RF A कर लेते हैं, RF B/A 6/8, और यह आ जाएगा 4/8, 8 से 8 कैंसल, यह आ जाएगा 3/2। हेंस RF B इज 3/2 टाइम्स ऑफ RF A, या फिर हम लिख दें 1.5 टाइम्स ऑफ RF A, बट हमको 10⁻⁻1 में पूछा गया है, सो 15 इंटू 10⁻⁻1 टाइम्स ऑफ RF A। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। ओके, तो आप चाहते हैं कि जेईई मेंस के सारे PYQs 2024 के आपको एक ही जगह मिल जाए विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो आप परचेज कर सकते हैं करियर पॉइंट की बुक, जो कि तीनों सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही में करियर पॉइंट की तरफ से क्रैंकर्स पैकेज की बुक भी लॉन्च की गई है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 3000+ क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और आपका रैंक भी बूस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।